नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश डरसेना। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल CGPSC सोर्सेस में। कश्मीर में 59 लाख टन लिथियम के भंडार का मिलना देश के लिए ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन उत्सर्जन जैसी चुनौतियों के मद्देनज़र काफ़ी सुखद खबर है। प्रस्तुत वीडियो में हम इसी से संबंधित पहलू पर चर्चा करेंगे। 9 फरवरी 2023 को केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड CGPB की 62वीं बैठक के दौरान संबंधित राज्य सरकारों को G2 और G3 चरणों में 15 अन्य संसाधन भंडारों के साथ लिथियम के G3 चरण की रिपोर्ट भी सौंपी गई है। इस रिपोर्ट के साथ ही 35 भूवैज्ञानिक ज्ञापन भी सौंपे गए हैं। भारत के खनिज मंत्रालय के मुताबिक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम का भंडार रियासी जिले में सलाल हेमना ब्लॉक में ढूंढा है। यह इलाका चिनाब नदी पर बने 690 मेगावाट की क्षमता वाले सलाल पावर स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। सलाल कोटली गांव में दम्मन कोट में 6 हेक्टेयर करीब 120 कनाल में सबसे हल्के खनिज लिथियम यानी सफ़ेद सोने का 59 लाख टन भंडार मिला है। GSI द्वारा किए गए G3 एडवांस अध्ययन में पता चला है कि माता वैष्णो देवी तीर्थ की तलहटी में बसे सलाल गांव में मौजूद लिथियम भंडार उच्च गुणवत्ता का है। इससे पहले 2021 में इसी तरह का एक लिथियम भंडार कर्नाटक मंड्या जिले में मारलागाला अल्लापट्टना क्षेत्र में भी मिला था। हालांकि मात्रा के लिहाज से काफ़ी छोटा 1600 टन है। सामान्य श्रेणी के लिथियम का ग्रेड 220 पार्ट्स पर मिलियन ppm का होता है, जबकि जम्मू कश्मीर में मिले भंडार का लिथियम 550 ppm से अधिक ग्रेड का है। जम्मू के रियासी जिले में जो फार्मेशन की कार्बोनेट सेल है वो इशारा करती है कि वहाँ मौजूद लिथियम का मान 500 से 1000 ppm के बीच हो सकता है। देखा जाए तो यह सघनता स्पोड्यूमिन की तुलना में बहुत कम है, जो वर्तमान में लिथियम का सबसे व्यवहार्य खनन योग्य हार्ड रॉक अयस्क है। लिथियम युक्त खनिजों की सबसे ज़्यादा मात्रा ग्रेनाइट पेगमाटाइट्स में पाई जाती है। इन खनिजों में सबसे महत्वपूर्ण स्पोड्यूमिन और पेटालाइट है, जहां स्पोड्यूमिन में सैद्धांतिक तौर पर लिथियम ऑक्साइड Li2O की मात्रा 8.03% है। यहाँ 8.03% लिथियम की सांद्रता का मतलब 80,300 भाग प्रति 10 लाख ppm है। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू के रियासी जिले में पूरे बॉक्साइट बेल्ट में बॉक्साइट कॉलम में लिथियम और जर्कोनियम की उच्च मान दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ लिथियम का औसत मान 337.47 ppm दिखा रहा है। अभी जिस लिथियम की खोज की गई है वो भी 1995-97 की रिपोर्ट के अनुसार ही था। GSI की 1997 की रिपोर्ट में कहा गया था कि उनको कई स्थानों पर व्यापक बॉक्साइट स्तंभ जिसे पेलियो प्लानर सतह की उपस्थिति मिली है, जिससे लिथियम की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन अफसोस कि इस रिपोर्ट पर किसी ने गौर नहीं किया। अगर उस रिपोर्ट पर गौर किया जाता और उसी समय लिथियम का उत्खनन किया जाता तो अभी देश की तस्वीर इलेक्ट्रिकल व्हीकलों के क्षेत्र में काफ़ी अलग होती। आइए अब समझते हैं किसी भी खनिज के भंडार की क्या क्या प्रक्रिया होती है। किसी भी खनिज भंडार की खोज के 4 चरण होते हैं। लिथियम सहित विभिन्न खनिज धातुओं के लिए खनिज संसाधन बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क वर्गीकरण UNFC 1997 और खनिज साक्ष्य और सामग्री नियम MEMC 2015 के दिशा निर्देशों के तहत किसी भी खनिज भंडार के अन्वेषण में 4 चरण शामिल होते हैं, जिसके अनुसार है: पहला टोही परीक्षण जिसे G4 कहा जाता है। दूसरा प्राथमिक अन्वेषण G3। अभी जो लिथियम की रिपोर्ट सौंपी गई है यही G4 और G3 की हुई है। अभी इसमें सामान्य अन्वेषण G2 और विस्तृत अन्वेषण G1, ये दोनों अभी बाकी है। अब समझते हैं UNFC 1997 क्या है। UNFC 1997 ठोस ईंधन और खनिज वस्तुओं के भंडार और संसाधनों के वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग के लिए एक प्रणाली है तथा यह भंडार और संसाधनों की रिपोर्टिंग हेतु एक मानकीकृत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रणाली प्रदान करता है। इसे यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग द्वारा विकसित किया गया है। यह खनिज और ऊर्जा संसाधनों की रिपोर्टिंग में पारदर्शिता एवं निरंतरता को बढ़ावा देता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि भूवैज्ञानिक, इंजीनियरिंग और आर्थिक जानकारी का लगातार उपयोग किया जाए। यह देशों और संबद्ध क्षेत्रों के बीच भंडार एवं संसाधन डेटा की तुलना करने हेतु एक आधार प्रदान करता है, जिसका उपयोग दुनिया भर की सरकारों, उद्योग तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा व्यापक स्तर पर किया जाता है। ये जो लिथियम खोज हुआ है इसमें
जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बहुत अहम रोल है। वर्तमान में जीएसआई खान मंत्रालय संबंध कार्यालय है। इसकी स्थापना वर्ष 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयला भंडार खोजने हेतु की गई थी। समय के साथ यह भूविज्ञान सूचना के भंडार रूप में विकसित हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के भूवैज्ञानिक संगठन का दर्जा भी प्राप्त किया है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांग और कोलकाता में है स्थित है। प्रत्येक राज्य में इसकी एक इकाई भी होती है। केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण का एक महत्वपूर्ण मंच है जो संपर्क हेतु सुविधा प्रदान करता है और यह संस्थाओं को कार्य के दोहराव से बचाता है। जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिलने के साथ ही यह चर्चा भी छिड़ गई है कि लिथियम के भंडार के स्रोत देश में और कहां कहां हो सकते हैं। आइए इस पर चर्चा करते हैं। जहां जहां देश में लिथियम मिलने के आसार हैं, सबसे पहले हमारे छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले का काठगोड़ा गढ़ा टारा क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिले के नाको ग्रेनाइट इलाके में, बिहार के नवादा जिलों में पिछली में हटारी क्षेत्र, जमुई जिले के हरनी कलवाडीह, छरकापत्तल और परमानिया तेतरिया इलाके में, राजस्थान के सिरोही जिले के सीबा गांव इलाके में, मेघालय के ईस्ट खासी जिले के उमलिंग पुंग ब्लॉक में, झारखंड के कोडरमा जिले के धोरकोला कुसनाहा इलाके में। अब चर्चा करते हैं कि लिथियम के बारे में और उसके गुणों के बारे में। लिथियम एक रासायनिक तत्व है। साधारण परिस्थितियों में यह प्रकृति की सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। रासायनिक दृष्टि से यह क्षार धातु समूह का सदस्य है और अन्य क्षार धातुओं की तरह अत्यंत अभिक्रियाशील रिएक्टिव है, यानी अन्य पदार्थों के साथ तेजी से रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है। यदि इसे हवा में रखा जाए तो यह जल्द ही वायु में मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने लगता है, जो इसके शीघ्र ही आग पकड़ लेने में प्रकट होता है। इस कारणवश इसे तेल में डुबोकर रखा जाता है। तेल से निकाल कर इसे काटे जाने पर यह चमकीला होता है, लेकिन जल्द ही पहले भूरा सा बनकर चमक खो देता है और फिर काला होने लगता है। अपनी इस अधिक अभिक्रियाशीलता की वजह से यह प्रकृति में शुद्ध रूप में कभी नहीं मिलता, बल्कि केवल अन्य तत्वों के साथ ही यौगिकों में ही पाया जाता है। अपने कम घनत्व के कारण लिथियम बहुत हल्का होता है और धातु होने के बावजूद इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अब समझते हैं कि भारत के लिए इस भंडार का क्या क्या महत्व है। जम्मू कश्मीर में लिथियम का विशाल भंडार मिलने से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कार्बन उत्सर्जन को कम करने की भारत की कोशिशों को बड़ा बल मिलेगा। इसकी वजह से साल 2030 तक देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के निर्माण में 30% तक बढ़ोतरी हो सकती है। लिथियम के भंडार मिलने से इस क्षेत्र में ग्लोबल मानचित्र पर भारत की उपस्थिति दर्ज हो गई है। अब पूरे विश्व में यह संदेश चला गया है कि इस क्षेत्र में भी देश आत्मनिर्भर बन रहा है और जल्दी ही उसकी गिनती भी लिथियम निर्यात करने वाले बोलिविया, अर्जेंटीना, चिली, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे देशों के साथ की जाने लगेगी। इससे ग्रीन इंडिया और इको फ्रेंडली इंडिया बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में मदद मिलेगी। लिथियम के भंडार मिलने से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकेंगे। उत्पादन शुरू होने पर कुशल, अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। हाल के दिनों में खासकर कोरोना महामारी के बाद भारत ही नहीं पूरी दुनिया में लिथियम की मांग बढ़ रही है। दूसरी तरफ तमाम देश जलवायु परिवर्तन की गति को धीमा करने के लिए ग्रीन एनर्जी को अपनाने की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें भी लिथियम की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। लिथियम का इस्तेमाल बार बार रिचार्ज की जाने वाली बैटरियों में होता है और इन बैटरियों का इस्तेमाल स्मार्टफोन और लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक कारों में भी किया जाता है। इससे डीजल और पेट्रोल गाड़ियों में होने वाले प्रदूषण कम करने की दिशा में भी मदद मिलेगी। जिस स्तर के प्रश्न अभी CGPSC प्री के परीक्षा में पूछे गए हैं, उसके मद्देनज़र अब हम लोग प्रत्येक वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में वीडियो होगा उससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिससे आपको हल करना होगा। इस समय हम 2 प्रश्न दे रहे हैं लिथियम से संबंधित। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा योग्य क्रमशः सबसे हल्की और सबसे भारी धातुओं का वर्णन करता है? यह UPSC 2008 का प्रश्न है। A लिथियम और पारा, B लिथियम और ओसियम, C एल्यूमिनियम और ओसेसियम और D एल्यूमिनियम और पारा। अब ये दूसरा प्रश्न जो है अभी जो लिथियम मिला है उससे संबंधित है। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? पहला, जम्मू का संभावित लिथियम भंडार
रियासी जिले में है। यह स्थल सलाल परियोजना से 8 किलोमीटर निकट है। यह रिपोर्ट 9 फरवरी 2023 को आयोजित 62वीं केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक के दौरान सौंपी गई। चौथा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1852 को हुई थी। अब उत्तर है A1, B12, C123, D1234। आप लोगों को कमेंट में करके ये बताना है कि इसमें कौन सा दोनों प्रश्नों के उत्तर कौन से हैं।